मुझे गर्भाशय संबंधी बीमारी थी और मेरा बच्चा गर्भ में ही मर जाता। मेरा पति दूसरी शादी के बारे में सोचने लगा। एक दिन जब मैं रो रही थी तो मेरे नौकर ने कहा कि मेरे पास आपकी बीमारी का इलाज है। यदि आप मेरे बेटे को जन्म देगी तो वह जीवित पैदा होगा। उसने मुझे 100% गारंटी दी, इसलिए मैंने उसके साथ रात बिताई। तब उस नौकर ने मैं कुर्सी पर बैठी हाथ में चाय का कप लेके चाय पी रही थी और एक आंसू का सैलाब मेरे अंदर उमड़ रहा था। मेरे पास क्या कुछ नहीं था, बहुत दौलत थी, बिजनेसमैन पति था, मैं खूबसूरत थी, हसीन थी, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी थी जब मैं प्रेग्नेंट होती तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा गिर जाता था। मेरे पति ने मेरा डॉक्टरी हकीम हर तरह का इलाज करवा लिया था, लेकिन मेरे साथ यही सिलसिला जारी रहता था। मैं अपनी सोच में मगन थी जब किसी की तेज नजरों की चमक ने मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर किया था। मैंने सामने देखा तो वह नया नौकर था, शीशे के गमले साफ करते हुए मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वह हड़बड़ा सा गया। फौरन से नजर झुकाकर फिर से वही गमला साफ करने लगा। अभी कुछ दिन पहले पुराना नौकर काम छोड़कर चला गया था तो मेरे पति ने नया नौकर रखा था। वह नौकर 25 से 26 साल का था। घर के छोटे मोटे काम और ड्राइवरी करता था। यूं समझ ले कि मेरे पति ने इसे मेरे कामों के लिए रखा था। मुझे जहां भी जाना होता इसी नौजवान के साथ जाती। मैंने महसूस किया था कि जब तक मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी रहती वह शख्स बहाने बहाने से मुझे घूरता रहता था। जब मैं इसे देखती तो फौरन से नजारे बदल लेता। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरा पति मुझसे तंग आने लगा था। पति क्या, मुझे तो पूरी दुनिया ही तंग आ चुकी थी। मैं किसी भी महफिल में जाती तो औरतें मुझसे दूर दूर होने लगती थीं, ऐसे जैसे मैं कोई अछूत हूँ। खास तौर पर प्रेग्नेंट औरतों तो मुझे यूं देखती जैसे कि मैं कोई डायन हूँ। मेरा साया भी अगर उन पर पड़ गया तो उनका बच्चा मर जाएगा। मैं जानती थी मुझे महफिलों में लोग शायद इसीलिए बर्दाश्त करते थे कि मेरा पति एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन था और इसके ताल्लुकात की वजह से सब लोग मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। रात को भी मैं एक पार्टी में गई थी, लेकिन बहुत सी औरतें मुझे ठीक से बात नहीं करती थीं, क्योंकि सभी जानती थीं कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा गिर जाता है। एक औरत के लिए ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है। 6 महीने तक वह अपने पेट में अपनी औलाद को महसूस करके उसे संभालती है और फिर 9 महीने बाद इस दुनिया में लाती है। मैंने अपने आंसू पोंछे और हाथ में पड़ा खाली कप टेबल पर रख दिया। घर में करने के लिए मेरे पास कोई काम न था, हर काम के लिए नौकर थे, इसलिए मैं हर वक्त उन्हीं सोचों का शिकार रहती थी। रात को जब राहुल घर आता तो मेरा बूझा चेहरा देखकर उसके माथे पर अजीब से बल पड़ जाते थे। राहुल मेरे बाबा के साथ काम करता था। मैंने उसे अपने बाबा के ऑफिस में ही देखा था और फिर मेरे बाबा ने इसे खुद मेरे साथ शादी के लिए कहा। इसे भी ऐतराज नहीं था। हम दोनों की शादी को 8 साल का वक्त बीत गया था और इस 8 साल के समय में 4 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन चारों बार ही मेरा बच्चा गिर गया था। राहुल ने मेरा इलाज करवाने के लिए कोई भी गली नहीं छोड़ी थी। मुझे बाहर विदेश तक लेकर गया था, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब तो हर वक्त राहुल भी मुझे ताने देता रहता था, कहता था कि 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं तुमसे अब थक चुका हूँ। इतनी सारी जायदाद है मेरे पास, लेकिन इस जायदाद का कोई वारिस नहीं है और ना ही मुझे आगे कोई उम्मीद है। मैं क्या करूंगा इतने पैसों का? मर गया तो सारा कुछ दूसरों के हवाले हो जाएगा। आज भी मैं गुमसुम बैठी उसकी बातें ही सुन रही थी। उसे क्या कह सकती थी? पिछले 2 साल से वह मुझे ऐसे ही बातें सुन रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। इसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से जानती थी। जो वह चाहता था मैं इसकी इजाजत उसे किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती थी। वह 2 साल से मुझे दबे दबे लफ्जों से कह रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसने मुझे साफ कह दिया था। कहने लगा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं रोने लगी। राहुल, यह क्या कह रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ऐसा मत करो। तुम क्या समझते हो? औलाद के न होने का गम सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं है। मैं अपनी औलाद खो देने के बाद लोगों के इतने घटिया रवैया को भी बर्दाश्त करती हूँ, और ऊपर से तुम मुझ पर एक और जुल्म करने के लिए कह रहे हो। मेरे घर में सौतन लाना चाहते हो। राहुल को मुझसे मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि पिछले 8 सालों से वह मुझे यह बात कहते हुए कतरा ही रहा था। लेकिन वह था तो एक आदमी ही, और वह कुछ भी कर सकता था।
मैं अपने घर में किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपना पति किसी के साथ बांट सकती थी। मुझे बस इसी बात का डर था। वह कहने लगा कि तुम औरतों के पास यह प्लस पॉइंट है कि जरा सी बात पर रोकर अपना दिल का बोझ हल्का कर लेती हो। लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए, वह भी हर हाल में। मैंने अगर और साल बर्बाद कर दिए तो और मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, राहुल, तुमने जैसा चाहा मेरा इलाज करवा दे आ रहे हो, अभी जो चाहे कर लो। मैंने कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन मुझे इस तकलीफ में मत डालो। इस बार उन्होंने अपना हाथ मेरे दोनों हाथों से खींचा और उठकर बाहर चले गए। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मेरी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थीं। राहुल मेरे उठने से पहले ही जा चुके थे। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकरानी मुझे नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस एक कप चाय दे दो। मैं हॉल के सोफे पर ही बैठ गई थी, जहां वह नौकर शीशे की टेबल और गमले को कपड़े से साफ कर रहा था और मेरी आंखें देखकर कहने लगा कि आपको कोई मसला है, आपके साथ कोई परेशानी है, आप क्यों हर वक्त इतनी उदास रहती है? मैंने अजीब अंदाज से उसे देखा। मैंने कहा, अपने काम से कम रखो, मैं कैसी हूँ कैसे नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इस बात में इंटरेस्ट लेने की उसने अपने कंधे उचकाए और गहरी सांस ली। दोबारा से गमला साफ करने लगा। नौकरानी ने मेरे सामने चाय रख दी और चली गई। मैंने चाय का कप पकड़ा और पीने लगी। वह कहने लगा, मर्जी है जी आपकी, लेकिन अगर किसी से अपना गम बता देगी तो हो सकता है आपकी परेशानी दूर हो जाए। इसकी बात ने मुझे चौंक के रख दिया था। मुझे हैरत इस बात की हुई थी कि वह कैसे जानता था कि मुझे क्या परेशानी है। इसे तो अभी आए हुए बस 1 महीना ही हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि घर में इतने सारे नौकर नौकरानी है, किसी ने भी बता दिया होगा। दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में यह आया कि हो सकता है यह किसी पीर फकीर को ही जानता हो जो मेरी इस परेशानी को हल कर दे। मैंने कहा कि इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो। मेरा यह कहना था कि शायद वो पहले से इस बात के इंतजार में था। फौरन से सफाई वाला कपड़ा उसने एक तरफ रखा और मेरे पास जमीन पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या परेशानी है और मैं क्यों उदास और परेशान रहती हूँ? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, पता चल जाता है, मुझे बड़ा दुख होता है। आपके बारे में यह सब सुनकर मुझे यह बात आपके नौकरानी ने बताई थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस परेशानी का क्या हल है? मेरी बात पर इसने नजर झुकी थी। कहने लगा, परेशानी का हल तो है, लेकिन छोड़ो, आप यह काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? तुम मुझे बताओ। मेरी बात सुनकर वह उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैडम, मुझे पता है वह काम आप नहीं कर सकती। यह कहकर वह चला गया और मैं इसे हैरत से देखती रह गई कि भला ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। मैंने मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाए थे। डॉक्टर या हकीम या फिर कोई पीर फकीर किसी को नहीं छोड़ा था। हालांकि मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैं फिर भी पीरों फकीरों पर विश्वास किया था। मुझे जिसने जैसा कहा मैं वैसा मान लेती। मैं वह सब करती, लेकिन कुछ नहीं होता था। इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहता है। जब उसे नया रास्ता नजर आता है तो एक उम्मीद थी, उसे मिल जाती है कि शायद हमारी परेशानी दूर हो जाए। मुझे भी एक उम्मीद से मिल गई थी। मैं सो चुकी थी कि वह नौकर मुझे जीस इलाज के बारे में बताना चाहता है। मैं वह जरूर करूंगी। अब तो परेशानी यह भी थी कि राहुल मुझे दूसरी शादी का खुद से कह चुके थे। मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए थी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपना ना पड़े। मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी, ना ही किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त कर सकती थी। अगले दिन में जब शॉपिंग के लिए घर से निकली तो इसी नौजवान ड्राइवर के साथ बाहर गई थी। गाड़ी में बैठते ही इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा कि वह मुझे बताएं कि वह क्या इलाज है। मैं हर हाल में वह इलाज करवाना चाहती हूँ। कहने लगा, मैडम, मैं आपसे कहा तो है, यह आपके बस से बाहर है। औरत हर काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्या जो इलाज तुम बता रहे हो उससे 100% मुझे औलाद हो सकती है? वह कहने लगा, हाँ बिल्कुल हो सकती है, और इस बात पर तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। जितने भरोसे से मुझे वह यह बातें कर रहा था, मुझे इसकी बातों पर विश्वास सा होने लगा था। मैंने कहा, क्या कोई बाबा है जो इस चीज का इलाज करता है, या कोई डॉक्टर या कोई हकीम? मेरी बात पर वह हंसने लगा। कहने लगा, नहीं, उन तीनों में से कोई नहीं है। उन तीनों के पास तो आप कहीं बाहर जा चुकी है और खाली हाथ ही लौटी है। मैं हैरान हुई थी
कि ऐसे इलाज तो यही 3 किस्म के लोग करते हैं। ये मुझे किस बारे में बताने से कतरा रहा था। मैंने बार बार उससे यह बात पूछी कि वह कैसा इलाज है, मुझे बताओ, लेकिन वह मेरी बात टाल जाता। जितना मैं उसे जिद करती पूछने के लिए, जानने के लिए कि वह कौन सा इलाज है जो मेरी इस बीमारी को खत्म कर दे, उतना ही वह आदमी मुझे बताने को तैयार न था। अब तो मैं दिन रात बस यही सोचती रहती कि वह मुझे किसी तरह से इलाज के बारे में बताएं ताकि मेरा घर भी टूटने से बच जाए। आजकल मैंने देखा था कि राहुल मुझे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ऑफिस से घर आता तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता और उसके बाद मोबाइल पर कभी अपने दोस्तों से बात करता रहता तो कभी चैट करता रहता। अगर मैं इसे कोई बात शुरू भी करती तो वह मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। आज भी मैं उस ड्राइवर के साथ एक शॉपिंग मॉल पर गई थी जहां मैंने राहुल को एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बैठे देखा था। वह इस लड़की को शॉपिंग करवा रहा था। इसे देखकर तो मेरे जैसे होश उड़ गए थे। ये राहुल की वही सेक्रेटरी थी। वह नौकर भी मेरे साथ था। मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख रहा था। राहुल और वह लड़की कुछ कदम के फैसले पर मेरे सामने एक शॉप के अंदर खड़े हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वह लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी और राहुल से पूछ रही थी कि वह कौन से कपड़े ले। और मुझे लगा कि जैसे मैं खड़ी खड़ी पागल हो चुकी हूँ। मेरे अंदर से कोई चीज़ छीन सी गई हो। मेरे अंदर से कोई चीज़ अचानक से टूटी थी। लेकिन वह मेरा पति था। फिर मैंने उससे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा की थी, इसके साथ में कि किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले राहुल की यही पर्सनल सेक्रेटरी थी। लेकिन मैं आते ही इस लड़की की छुट्टी करवा दी थी। मैंने कहा था, राहुल तुम अपनी सेक्रेटरी किसी मेल को रखो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस वक्त तो राहुल ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन इस लड़की के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल में अजीबो गरीब ख्यालात से उठने लगे थे। मैंने अपने शॉपिंग बैग वहीं फेंका और तेज कदमों से चलती हुई राहुल और इस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह दोनों ही चौंके थे। मैंने कहा, राहुल यह कौन है? मेरा लहजा बहुत ही ज्यादा गुस्से भरा था। राहुल ने कहा, अभी तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात करूंगा। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ यह कौन है? तुम कैसे किसी लड़की के साथ बाजारों में घूम फिर सकते हो? तुम मेरे पति हो और मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। जब भी मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूँ तो तुम मुझे मना कर देते हो कि तुम बिजी हो, और इस लड़के के साथ घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरा लहजा भी तेज होने लगा। बहुत से आते जाते लोग मुझे और राहुल को देख रहे थे। राहुल ने जब चारों तरफ देखा तो मुझे गुस्से से घूरने लगा। मुझे कहने लगा कि बाजार में तमाशा मत लगाओ और घर जाओ। मैंने कहा, क्यों मैं घर जाऊं? यह कौन है तुम्हारे साथ? तुम इसे नौकरी से निकाल चुके थे। फिर इस लड़की को गुस्से से कहा कि निकलो तुम यहाँ से, और अगर दोबारा तुम राहुल के साथ नजर आई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे ना तो अपने गुस्से की परवाह थी, ना इस बात का होश था कि मैं इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे तो बस वह लड़की राहुल के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वह लड़की फौरन से वहाँ से चली गई। इसके बाद राहुल ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे मॉल से बाहर ले आया। वह नौजवान लड़का भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। राहुल ने मुझे गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ धकेल था और खुद ही मेरे बराबर में बैठ गया और इस लड़के से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। वह चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि राहुल, मैं तुम्हें किसी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। राहुल मुझे जहर भरी नजरों से देख रहा था और गुस्से से कहने लगा कि तुमने पहले ही मेरा शॉपिंग मॉल पर बहुत तमाशा बना दिया है। गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो, वरना यह ना हो कि मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। राहुल का यह कहना था कि गाड़ी को एकदम ब्रेक लगी थी। झटके से गाड़ी रोकने की वजह से मैं और राहुल आगे की तरफ झुके थे। राहुल इस लड़के से कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? वह पीछे पलटकर देखने लगा। कहने लगा, साहब जी औरत से ऐसी बातें नहीं करते। मैडम परेशान है, आप उन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि इसने राहुल से ऐसा क्यों कहा। यह मेरा और राहुल का मामला था। वह कौन होता है यह सब कहने वाला? यही हाल राहुल का भी था। इससे पहले ही मुझ पर गुस्सा था और नौकर से कहने लगा, अपनी औकात मत भूलो। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी बीवी से कैसी बात करनी है।
अपने काम से काम रखो और गाड़ी चलाओ। वह लड़का भी काफी गुस्से में था। उसने इस बार बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चलाई थी। जैसे ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, राहुल मुझे कमरे में ले गए। कहने लगे, क्या चाहती हो तुम? अगर तुमने ऐसा ही तमाशा लगाए रखा तो मैं सचमुच शादी करके किसी लड़की को यहाँ ले आऊंगा। मैंने कहा कि मत भूलो कि जिस जायदाद पर तुम इतना अकड़ रहे हो, यह सब मेरी है, यह बिजनेस मेरा है, यह बंगला भी मेरा है। आज तक मैंने राहुल से यह बात नहीं जताई थी, लेकिन अब जता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे बाबा के साथ काम करते थे। मेरे मुंह से सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा घमंड है तुम्हें अपने पैसे पर, इस घर पर। फिर वह मेरे पास आए और चिल्लाकर कहने लगे, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो तुम मुझे दे नहीं सकती। तुम्हें अपने पैसे पर इतना ही घमंड है तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यह सुनकर तो मुझे लगा कि मुझ पर किसी ने आसमान गिरा दिया हो। मैं राहुल से कोई भी उम्मीद कर सकती थी, लेकिन तलाक की तो हरगिज नहीं। मिनट में ही उसने मुझे तलाक दे दी और चला गया। कहने लगा, संभालो, अपना घर और अपना कारोबार में भी देखता हूँ। तुम कैसे सब कुछ संभालती हो? मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं बहुत पैसे बना चुका हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और मैं यूं खड़ी थी जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। मुझे सदमा ही बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहीं गिर के बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी थी और डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे। वह नौकर और घर की नौकरानी भी मेरे कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ था। मैं इसे क्या बताती कि मैं क्या खो चुकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कुछ दवाई लिखकर कहने लगे कि यह दवाई मंगा लो, आप ठीक हो जाएगी। डॉक्टर घर से जा चुके थे। इस लड़के ने इस घर की नौकरानी से कहा कि मैडम के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। वह नौकरानी भी कमरे से बाहर निकल गई। वह लड़का चलता हुआ मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। यह बात सुनकर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था। वह कैसे जानता था, क्योंकि जो बातें राहुल ने मुझे कही थी वह कमरे में कही थी। मैंने कहा कि तुम यह सब कैसे जानते हो? मेरा लहजा बिल्कुल टूटा हुआ सा था। कहने लगा कि मुझे आपकी फिक्र थी, इसलिए मैं लॉन्च में आ गया था और आपके कमरे के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि साहब जी भी गुस्से में थे और आप भी। मुझे डर था कि साहब जी कहीं आप पर हाथ ना उठाए, इसलिए आपके बीच होने वाली बातें मैं सुन चुका था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अगर मेरी औलाद होती तो राहुल मुझे कभी ना छोड़ता। वह कहने लगा कि अगर आप इलाज कराए तो आपको औलाद हो सकती है। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे इलाज करवाऊंगी और किसके लिए? राहुल ने तो मुझे तलाक दे दी है। वह कहने लगा कि आप मुझसे शादी कर ले, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और औलाद भी। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि पहले जब मैंने इसे इलाज का कहा तो वह इनकार करता रहा। जैसे ही राहुल ने मुझे तलाक दी तो वह कहने लगा कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मुझे औलाद भी हो जाएगी। मेरा सर उसकी बात सुनकर चकराने आने लगा था। मैंने अभी उसे कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन पूरा वक्त मैंने यही सोचकर गुजार था कि एक बार इसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। गुस्से में आकर राहुल ने मुझे तलाक तो दे दी है। अगर मैं इस लड़के के साथ शादी कर लूं और मुझे सच में औलाद हो जाए तो मैं इससे तलाक ले लूंगी और दोबारा राहुल से शादी कर लूंगी। वह भी मुझे अपना लेंगे, क्योंकि उन्हें मुझसे औलाद ही चाहिए थी। वह मुझे मिल जाएगी। मैंने इस नौकर से कहा कि मुझे उससे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर वह खुश हो गया। शाम को ही मेरी शादी उस नौकर से हो गई थी जिसका नाम अमन था, और आज पहली बार मैंने इसका नाम जाना था। मैं बहुत ज्यादा तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि यह मेरी कोई दिल्ली ख्वाहिश तो नहीं थी, एक मजबूरी की शादी थी। रात को वह मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मोहब्बत से नहीं, बल्कि डर से। एक औरत के लिए शायद यह बहुत मुश्किल होता है, अपनी जिंदगी में किसी दूसरे आदमी को शामिल करना। मैं भी ऐसे ही परेशानी से गुजर रही थी, बस वह अपना हक मुझसे वसूल कर चुका था। हैरत मुझे इस वक्त हुई जब 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन फिर मुझे वही डर लग रहा था कि कहीं 6 महीने बाद फिर से मेरा बच्चा गिर ना जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर से वही सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे थे कि आखिर उसने ऐसा मेरे साथ क्या किया है कि मैंने एक जिंदा बच्चों को जन्म दिया है। मैंने अमन से इस बात का जिक्र किया तो वह मुस्कुराकर कहने लगा, आपको औलाद चाहिए थी, वह मिल गई है, क्यों परेशान हो रही है? फिर मैंने कहा कि ऐसा करो,
मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा था। मैंने कहा, मैं राहुल से मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या वाकई तुमसे शादी करने से मुझे औलाद हो जाएगी, मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। और मैं माँ बन गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वह कहने लगा, जिस धोखेबाज के साथ आप रह रही थी वह खुद ही आपसे औलाद नहीं चाहता था। हर 6 महीने बाद वह आपको एक ऐसी मेडिसिन देता था जिससे कि आपका बच्चा खत्म हो जाए। यह सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। आपके पति ने आपसे सिर्फ पैसों के लालच में शादी की थी। इसके पास जरिया कम था और ये एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करता था। मोहब्बत उस लड़की से करता था जिसको आपने मॉल में उसके साथ देखा था। आपके पति ने सिर्फ आपके पैसे का इस्तेमाल किया है और इस पैसे से ठीक ठाक रकम इकट्ठी कर ली है। आपसे ना तो उन्हें औलाद चाहिए थी और ना ही आपका साथ चाहिए था। यह कहकर उसने मुझे फोन थमा दिया, जिसमें एक वीडियो थी जिसमें राहुल फोन पर उस लड़की से सारी बातें कर रहा था। प्लान कामयाब हो गया है। अब उसके पास इतनी दौलत है कि इसे ना तो मेरी जरूरत है और ना ही मेरे किसी एहसान की। अमन कहने लगा कि यह सब बातें मैं इस वक्त सुन चुका था जब मैं यहाँ नौकरी शुरू की थी, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी होने लगी थी। कब यह हमदर्दी प्यार में बदल गई मुझे पता नहीं चला। आप बिल्कुल ठीक है। आपका पति ही आपके साथ वफादार नहीं था क्या? अभी आप इस आदमी के साथ रहना चाहती है? अमन यह कहकर कमरे से बाहर चला गया और मैं भी अमन से प्यार करने लगी थी। अब मैं उसी के साथ रहने लगी थी। ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा जिसके साथ जबरदस्ती की जाए, जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता हो।